होना चाहिए कि कंबशन रिएक्शन क्या है. If we say enthalpy of neutralization, then we must know the neutralization reaction. So whenever we are saying enthalpy of that reaction, मतलब वो reaction हमें mainly पता होना चाहिए. Is that okay? तो तुम्हें क्या फोकस करना है इस पूरे हेडिंग में कि कितने टाइप के कौन से रिएक्शन और उन्हें कैसे डिफाइन किया गया है. तो enthalpy of formation, it is the enthalpy change when 1 mole of a substance is formed or produced from कॉपी करो इतना. Enthalpy or heat of formation, it is the enthalpy change or heat involved during the formation reaction. क्वेश्चन है formation reaction क्या है? When 1 mole of a substance is produced formed from its constituent elements. Clear? दो condition necessary है. The constituent elements, reactant must be element, product must be 1 mole. ये compulsory condition है. तुम देखोगे लास्ट केस में मैंने 2 mole of CO लिखा है यहाँ पर. तो डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज 2 टाइम्स ऑफ फॉर्मेशन. जब 1 मोल CO बनता है उसके एलिमेंट से तो डेल्टा HF हो जाता. यहाँ पे 2 टाइम्स बन रहा है तो डबल हो जाएगा उसका. इज दैट ओके? So necessary condition, reactant must be elements and
coefficient of product will be 1. Clear? इसी में सब हेडिंग है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जहां भी स्टैंडर्ड वर्ड आ जाएगा हम नॉट लगा देंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में ही सब हेडिंग है। So standard enthalpy of formation is nothing but it is the enthalpy of formation, means the definition is similar till here. The only difference is under standard condition, that is all reactant and products will be in their standard form. एग्जाम्पल में यही एग्जाम्पल होंगे, चेंज होगा H2 का स्टैंडर्ड फॉर्म गैस, O2 का गैस, H2O लिक्विड, कार्बन सॉलिड वो भी ग्रेफाइट होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, O2 गैस, CO2 गैस, कार्बन सॉलिड, O2 गैस, CO गैस, डेल्टा HF नॉट आ जाएगा यहाँ पर। इज इट ओके? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएंगे। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, Br2 half Br2 liquid, half H2 gas, HBr gas. So whatever the enthalpy of this reaction will be enthalpy of formation standard condition. ब्रोमीन लिक्विड में होता है स्टैंडर्ड, H2 गैस, H2 HBr गैस। क्या इतना समझ में आता है? ध्रुव, पार्थ, अनिकेत, क्लियर है सर। सार्थक, यस सर। कॉपी करो जल्दी से। शॉर्ट में तुम सिर्फ इतना भी लिख सकते थे, इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो पूरा डेफिनेशन लिखने के बजाय फर्स्ट टू लाइन की बजाय। सर हाँ बोलो। सर वो डेल्टा HF नॉट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही है ना? हाँ बेसिकली ये हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के टाइप ही तो पढ़ रहे हैं हम। क्लियर? ओके
कॉपी कर लो जल्दी से पूरा, फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। There are two application of in standard enthalpy of formation.
कर लिया है कॉपी? अथर, हर्ष, कॉपी हो गया है नहीं हुआ है? सर लास्ट Done, लाइन sir. देखिए। देखो, फर्स्ट एप्लीकेशन, enthalpy of formation of all the element in their standard state is zero. इंथॉल्पी, स्टैंडर्ड इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन कैसे किया गया है? हम बात करें O2 की, चलो O2 का स्टैंडर्ड इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे डिफाइन किया गया है? When 1 mole of O2 is produced under a standard condition from its elemental state in their standard state. तो वो खुद ही एलिमेंट है, O2 से O2 बनना. Is there any change involved in this reaction? क्या कुछ चेंज हो भी रहा है यहाँ पे? क्या कुछ एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी? एक मोल O2 एक मोल O2 से बन रहा है, मतलब बन ही नहीं रहा है, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है. क्या इसमें कहीं भी हीट एक्सचेंज होगा, कहीं भी इंथॉल्पी चेंज होगा क्या? No, sir. No, सारे sir. एलिमेंट्स जो उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, दे विल हैव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो. O2 गैस, N2 गैस, Br2 लिक्विड, फास्फोरस के डिफरेंट एलोट्रोप्स होते हैं. फास्फोरस सॉलिड तो है ही, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस. तो व्हाइट वाला इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. Iron solid, sodium solid, sulfur can exist in different allotropic form. Rhombic, monoclinic, triclinic. जो rhombic वाला है वो स्टेबल, कार्बन का ग्रेफाइट वाला स्टेबल. क्लियर? डायमंड से ज्यादा स्टेबल होता है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए नेचर में एग्जिस्ट करता है जो ज्यादा स्टेबल है, नहीं तो डायमंड नेचर में एग्जिस्ट करता है. डायमंड तो एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे बनता है. सेकेंड एप्लीकेशन, टू कैलकुलेट इंथॉल्पी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन का इंथॉल्पी कैलकुलेट करने में यूज आता है. इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. एग्जांपल, इस रिएक्शन में CO2 का इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन 2SO2 है तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते समय कोफिशिएंट पिक्चर में आते ही आते हैं. ऐसा डेल्टा सीपी में भी देखा था हमने, देखा था किरचॉफ इक्वेशन में, देखा था नहीं देखा था? Yes, sir. Yes, sir. CS2 का कोफिशिएंट 1, O2 का 3. ये O2 को 0 क्यों कर दिया है यहाँ पे? क्या वो एलिमेंटल फॉर्म है? Standard state में है. क्योंकि वो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट Because of first application, element have zero standard enthalpy of form. Sir, हाँ, सर उस रिएक्शन में CH2 है तो सर वो तो एलिमेंट फॉर्म में नहीं है. एक मिनट, कंफ्यूज मत हो. ये मैंने लिखा है इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है यूजिंग इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो ये केमिकल रिएक्शन है. नाउ द क्वेश्चन इज, इस केमिकल रिएक्शन का इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो फिर आंसर है इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. मैंने कब कहा कि ये फॉर्मेशन रिएक्शन? क्या इस रिएक्शन के इंथॉल्पी को मैंने फॉर्मेशन लिखा है क्या? जनरल रिएक्शन है, नहीं सर. इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन लिखा, माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन लिखा. ओके इज सर. दैट ओके नाउ? Second type of enthalpy of reaction, enthalpy of combustion. It is denoted by delta H COMb. चलो मैं ये डेफिनेशन के लिए एक्चुअली एक पेज शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे.
Is it visible properly? Yes, sir. Yes. चलो जल्दी से डेफिनेशन कॉपी कर लो. इंथॉल्पी और हीट ऑफ कंबशन एक ही बात है ना, इंथॉल्पी बोले हीट बोले. इंथॉल्पी और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथॉल्पी और हीट ऑफ सॉल्यूशन. चेतना जब कॉपी हो जाए कंफर्म करना. डन सर. सभी का कॉपी हो गया? हाँ. चलो देखो. सर बोलो. सर वो जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, उसके बाद क्या लिखा था सर? चलो मैं पढ़ता हूँ एक मिनट. Heat of combustion, the amount of heat evolved or decreased in enthalpy when 1 mole of a substance is completely oxidized. Completely oxidized means reacted completely with oxygen. Oxidation reaction, reaction with oxygen, combustion reaction, burning reaction, all are same. Combustion is nothing but just a reaction with oxygen. Yeah? तो जब एक मोल किसी भी सब्सटेंस का कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, तो उसे हीट एंथैल्पी ऑफ और हीट ऑफ कंबशन कहा जाता है. वी हैव वन मोर टर्म, कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन अपॉन मोलार वेट. एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिफाइन किया गया है फॉर द 1 मोल, while calorific value is defined for 1 gram.
क्लियर? तो उसको मोलार वेट से डिवाइड कर देंगे। तो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज बर्न। कैलोरीफिक वैल्यू इज अ कमर्शियल टर्म। हम कभी भी मार्केट में जब पेट्रोल या डीजल परचेस करने जाते हैं, हम ये नहीं बोलते ना 1 मोल 2 मोल 10 मोल्स पेट्रोल दे दो। वी ऑलवेज से 1 लीटर 2 लीटर, क्लियर? क्योंकि वो कमर्शियल टर्म है, वॉल्यूम या ग्राम में डील करना, वेट में डील करना। नेक्स्ट, heat of neutralization. Energy evolved when 1 gram equivalent of an acid neutralized by 1 gram equivalent of base. 1 gram equivalent. अब क्वेश्चन आता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस which can provide 1 mole of H plus ion. उतना अमाउंट किसी भी एसिड या बेस का जो 1 मोल H प्लस या 1 मोल OH माइनस प्रोवाइड कर सके। हमने लिया मान लो HCl, तो HCl के 1 मोल में 1 मोल H प्लस है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट and 1 mole of HCl both are same. But if we are taking H2SO4, तो 1 mole H2SO4 can provide 2 moles of H plus. तो इसका हमें सिर्फ 0.5 मोल लेना होगा और 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 0.5 मोल 1 मोल H plus प्रोवाइड करेगा। So at the end we want 1 mole H plus and 1 mole OH minus. क्लियर? जब वो रिएक्ट करेंगे तो इंथॉल्पी होता है -13.68 और -57.1 किलो जूल। किलो कैलोरीज में ऊपर वाला वैल्यू, किलो जूल में नीचे वाला। कभी कभी हाइपोथेटिकल वैल्यू देते हैं क्वेश्चन में, तो वो हमें यूज करना पड़ता है। अच्छा, ये जो इंथॉल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन था ना -13.68 और -57.1, इट इज वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जहां पे वो 100% डिसोसिएट होगा। HCl है तो पूरा का पूरा H प्लस मिलेगा, NaOH है तो पूरा का पूरा OH माइनस मिलेगा। बट इन सम केसेस व्हेन द कंपोनेंट इज वीक, एनी वन ऑफ द एसिड और बेस, देन फर्स्ट वी नीड टू डिसोसिएट देम। लेट्स से हमने ले लिया HCN, अब HCN तो 100% डिसोसिएटेड ही नहीं है, तो इसे डिसोसिएट करने में कुछ एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगा। Then after dissociation some amount of energy get released from the system. तो इतना एनर्जी रिलीज होगा ये तो पक्का है, बट यदि वीक एसिड या वीक बेस आ गया तो वीक एसिड वीक बेस के केस में हमें एक एनर्जी सप्लाई करना होगा जिसे हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी और डिसोसिएशन एनर्जी। उसे ब्रेक करने में, आयंस बनाने में जो एनर्जी लगा है। So enthalpy of neutralization for weak acid or base is -13.68 plus Q, where Q is Q dissociation, energy required to dissociate them. क्या इतना समझ में आता है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का इतना, वीक के लिए सिर्फ एक Q एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। Q पॉजिटिव साइन के साथ 13.68 रिलीज हो रहा है, नेगेटिव साइन के साथ। जनरली Q 13.68 से काफी कम होता है, तो इंथॉल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा नेगेटिव आता है। क्या इतना हमें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी इस पे। हीट सर ऑफ ऊपर जो सॉल्यूशन, क्या? सर ऊपर जो वैल्यू थी वो हमें याद रखनी है वो। हाँ, ये 13.68 और -57.1 याद रखना है। वैसे क्वेश्चन में दिया होता है काफी बार, बट नहीं दिया तो हमें पता होना चाहिए। और क्वेश्चन में हाइपोथेटिकल वैल्यू भी दे देते हैं ना, -57.1 की जगह -55 दे दिया, -56 दे दिया, तो वो भी ध्यान रखना है कि क्या दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। क्वेश्चन करते हैं, अभी थोड़ा समझ में आएगा। हीट ऑफ सॉल्यूशन नाम से क्लियर है, न्यूट्रलाइजेशन में न्यूट्रलाइज कर रहे थे हम, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन बना दो, 1 मोल सॉल्यूट को ऐड कर दो एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में। The amount of heat evolved or absorbed when 1 mole of a solute is dissolved in excess of solvent, so that further addition of solvent will not make any heat exchange. मैं करता हूँ नेक्स्ट पे शेयर। So basically heat of solution में whenever we are adding 1 mole of a substance in excess of solvent, so जो भी heat energy absorb या evolve हुआ होगा, that is heat of solution. Makes no heat exchange, मतलब इतना ऑलरेडी हीट एनर्जी इन्वॉल्व हो गया है
कि फर्दर और सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो अब कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं पिक्चर में आएगा। जनरली होता क्या है, हम एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट में ऐड करने पर हमने उसके लेट से, जैसे सेकंड इस यहाँ पर देखो, हमने 10H2 ऐड किया, डॉट 10H2 बना, कुछ एनर्जी इन्वॉल्व हुआ। फर्दर 25H2 ऐड किया, डॉट 25 बना, कुछ और यहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व हो गया। तो एक्सेस मतलब जितना भी मैक्सिमम हम डिसॉल्व कर सकते हैं कर रहे हैं, उसके बाद यदि डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा उसके बाद, और एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो। एक बार एक सॉलिड पार्टिकल को सारे सॉल्वेंट पार्टिकल ने सराउंड कर लिया, फर्दर तुम यदि सॉल्वेंट ऐड करोगे तो वो डायरेक्टली वो सॉल्वेंट इसके कांटेक्ट में ही नहीं आएगा। समझ में आया? इंटरेक्शन के कारण में एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हो रहा है, और एक बार पूरा 100% इंटरेक्शन हो गया सॉल्यूट सॉल्वेंट का, देन देयर विल बी नो हीट एक्सचेंज। एग्जांपल H2SO4 लिक्विड में हमने एक्वस ऐड किया, एक्वस मतलब एक्सेस ऑफ वाटर, H2SO4 एक्वस, ये नेगेटिव एनर्जी आ रहा है। KCl में एक्वस ऐड किया, वी आर गेटिंग पॉजिटिव ऑफ डेल्टा H। एक केस में नेगेटिव, एक केस में पॉजिटिव आ रहा है, मतलब दोनों पॉसिबल है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकता है, एनर्जी रिलीज भी हो सकता है। Even in case of ideal solution, the net energy involved is zero. Ideal solution, heat of reaction, heat of solution is considered to be zero. वहीं सर पे हम बात आइडियल करेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है? ये पता लगेगा आइडियल सॉल्यूशन व्हेन देयर इज नो हीट एक्सचेंज, डिफाइन उसको उस वे में किया गया है। We'll see in 12th standard liquid solution, पहला दूसरा चैप्टर ही होता है 12th का। होप हम फरवरी एंड में ये कर रहे होंगे लिक्विड सॉल्यूशन। The amount of heat evolved or absorbed when solution containing 1 mole of solute is diluted from one concentration to another. तो बेसिकली डाइल्यूशन और सॉल्यूशन में ये डिफरेंस है। देखो, हमने इसको 100% H2 ऐड नहीं किया जितना रिक्वायर्ड था। लेट्स से 1 HCl कैन इंटरेक्ट विद 50 मोल्स ऑफ वाटर। एक HCl 50 H2 से इंटरेक्ट कर सकता है। हमने तो सिर्फ 10 या 25 भी ऐड किया है। जो हमने इतना ऐड किया है तो जो ये डाइल्यूट हो गया, एक कंसंट्रेशन से दूसरे पे जा रहा है। क्लियर? डॉट 10H2 में 15H2 ऐड किया, डॉट 25H2 पे चले गए। तो हम 100% उसे सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं, सिर्फ डाइल्यूट कर रहे हैं एक से दूसरे कंसंट्रेशन पर। We can say that extreme condition of enthalpy of dilution is enthalpy of solution. एक्सट्रीम कंडीशन ले लोगे, वाटर को एक्सेस में ले लोगे, तो यहाँ पे वो एक्सट्रीम कंडीशन में हीट ऑफ डाइल्यूशन सॉल्यूशन दोनों सेम हो जाएंगे। क्या डाइल्यूशन और सॉल्यूशन में समझ में आता है? सॉल्यूशन 1 मोल NaCl को एक्सेस ऑफ वाटर में ऐड करना, डाइल्यूशन 1 मोल NaCl 500 ml वाटर में एडेड है, उसको 200 ml वाटर और ऐड करना, डाइल्यूट करना। क्लियर? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आई डोंट थिंक ये डिफाइन मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन में जितना भी एंथैल्पी चेंज हुआ है, कंपलसरी कंडीशन होती है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट होना कंपलसरी कंडीशन। You can copy this page also.
कॉपी कर लिया है क्या? सर 1 minute. Done, sir. चलो, enthalpy of phase transition में we have total 4 enthalpy. First one, enthalpy of fusion. It is a enthalpy change when 1 mole of a solid converted into liquid. ध्यान रखना, necessary condition, compulsory condition is at its melting point. चाहो तो इसे highlight कर लेना. Enthalpy of solution कुछ define किया गया था. It is an enthalpy change when 1 mole of a solute dissolved in excess of solvent. एक मोल सॉलिड को जब हम एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, whatever the enthalpy change is called enthalpy of solution. उसमें हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है, रिलीज भी हो सकता है. चलो ये कॉपी करो. enthalpy of vaporization, sublimation and atomization. कॉपी कर लो जल्दी से. ये भी एक्सप्लेन करता हूँ फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे हम. इस वीक में चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट. नहीं, अभी इस वीक में एक भी लेक्चर नहीं है ना, कि है?
हो गया? यस सर। चलो देखो, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, it is enthalpy involved or enthalpy change when one mole of a substance from liquid is converts from liquid state to gaseous state. Necessary condition is at its boiling point. Boiling point होना compulsory condition है. H2 liquid giving H2 gas, इस पे जितना भी enthalpy change होगा, there is enthalpy of vaporization. यदि boiling point नहीं है, then enthalpy of reaction is still there. Enthalpy of this change is still there, but that is not called enthalpy of vaporization. Sublimation, when 1 mole of a solid directly converting to 1 mole of gas, now the temperature condition is below its melting point. Temperature is not fixed, but it should be less than melting point. Clear? Melting point से ज्यादा नहीं होना चाहिए. Melting point से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? पहले वो सॉलिड मेल्ट होगा और मेल्ट होने के बाद फिर वो बनाएगा गैस, तो फिर वो वेपराइजेशन वाले उसमें चला जाएगा. The last one is new for you, enthalpy of atomization, the amount of heat required for the formation of 1 mole atom in gaseous state from its elements is known as heat or enthalpy of atomization. 1 मोल gaseous atom बनना चाहिए from its elemental state. जैसे तुम देख सकते हो, कार्बन सॉलिड गिविंग कार्बन गैस, बाय चांस इस चेंज के लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी होगा और एट द सेम टाइम इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कहलाएगा. इस केस में H2 is giving 2H, यहाँ पर हमें H2 के बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ रहा है. 1 मोल 2 मोल H बनाने के लिए 104, तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो जाएगा हाफ ऑफ 104. For 1 mole of hydrogen atom in gaseous state we need only 52 kilocalorie. क्या इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्लियर है सभी को? यस सर। चले हम आगे. सर कोई भी लिक्विड भी अगर होगा तो उसे गैस में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी हीट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में आएगा. फिर से बोलो. सर अगर कोई पहले- एलिमेंट लिक्विड स्टेट में है तो Yes, उसे half भी Br गैस to में liquid, convert- half Br to liquid giving Br gas, then enthalpy of atomization is defined. मतलब होना चाहिए 1 मोल गैसेस प्रोडक्ट बनना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन उसके एलिमेंटल स्टेट. चलो हमने काफी टाइप के एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस देखे हैं और भी देखे हैं, बट उसके पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं. बुक कुछ क्वेश्चंस पहले मैं देता हूं. क्वेश्चन 1. अच्छा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन का एक एप्लीकेशन भी है, लिखाता हूं पहले. चलो पहले मैं वो लिखा देता हूं, एप्लीकेशन ऑफ enthalpy of combustion. Enthalpy of any reaction can be written as enthalpy of combustion of reactants minus sum of enthalpy of combustion of products. जैसे फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आया था, कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आता है. क्लियर? क्वेश्चन 1. delta H naught combustion for CH4 minus 890.36 kilojoule.
सर हीट ऑफ कंबशन के एप्लीकेशन में स्टैंडर्ड है। हाँ, सब कुछ स्टैंडर्ड है, एवरीथिंग इज स्टैंडर्ड। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, कंबशन दे रखा है CH4 का, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 इज गिवन, H2 इज गिवन, CH4 का कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन है बेसिकली कैलकुलेट डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर CH4, ये क्वेश्चन है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है, सबसे पहले तो कंबशन रिएक्शन लिखो,
then try to relate combustion reaction with the enthalpy of formation of product minus reactant. कंबशन रिएक्शन लिखा CH4 का CO2 प्लस 2H2O, ये कंबशन रिएक्शन हो गया. एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन, चाहे वो कंबशन हो या दूसरा हो, इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O. H2O 2 है तो 2 कर दो यहां पर, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर CH4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर O2, और O2 के लिए 0 एलिमेंटल स्टेट. तुम्हें कंबशन दे रखा है, तुम्हें CO2 का दे रखा है, तुम्हें H2O का दे रखा है और CH4 का पूछा है. 1 2 3 4 वेरिएबल से 4 में से 3 दे रखे हैं और एक पूछा गया है. क्या आ जाएगा भी इसका आंसर? यस. सेकंड का आंसर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्या होगा? delta H neutralization for strong acid plus Q dissociation is delta H neutralization for weak acid. minus 57.1 plus Q dissociation is minus 54.3. तो दोनों का डिफरेंस, आंसर आ जाएगा 2.8 किलो जूल. HCN एक वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है. और एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड ओनली फॉर वीक एसिड. ये डिफाइन ही वीक एसिड के लिए होता है ना, स्ट्रॉन्ग के लिए तो 0 होता है, उन्हें डिसोसिएट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं आती. क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को दोनों क्वेश्चन? सर वो फर्स्ट वाले में कंबशन को हम लोग फॉर्मेशन से कैसे रिलेट किए वो बता दीजिए. देख, ये एक रिएक्शन हो गया, आप कंबशन रिएक्शन हो या कोई भी रिएक्शन हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. मैंने तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखा, which is equal to enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of reactant. अब एक कंबशन है तो ये कंबशन आ गया, कुछ और होता तो वो आ जाता. कंबशन को फॉर्मेशन से रिलेट नहीं किया है, मैंने किसी भी केमिकल रिएक्शन के एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को फॉर्मेशन से रिलेट किया है. इज इट ओके? यस सर, अब क्लियर है. सर वो सेकंड क्वेश्चन में वो डिसोसिएशन है या डाइल्यूशन, क्या है वो? डिसोसिएशन, DISS. हम हेस लॉ और करते हैं, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में फिर उसका यूज आता है. Next heading, first one. There are two laws in thermochemistry. Both law
बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? दोनों ही उस पे बेस्ड है। फर्स्ट लॉ में कुछ ये कहा गया, A इज गिविंग B प्लस 2C, इसका इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन है डेल्टा H1। 2A गिविंग 2B प्लस 4C, 10A गिविंग 10B प्लस 20C, B प्लस 2C गिविंग A। हमने इस रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका जो इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन होगा 2 का, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H1। फर्स्ट में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10 10 20, तो थर्ड का जो इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज 10 टाइम्स ऑफ डेल्टा H1। फर्स्ट रिएक्शन को इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, जो बेसिकली व्हेन वी आर गोइंग A to B, enthalpy changes let's say plus 50 kilojoule. If we are going in opposite direction, enthalpy change will be minus 50 joule. So delta H4 will be minus of delta H। क्लियर? बाय चांस हम उसको हाफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिवर्स करके रिएक्शन को रिवर्स किया, हाफ का मल्टीप्लाई किया, तो इसका डेल्टा H5 आ जाता, माइनस, क्योंकि हमने रिवर्स किया है, हाफ का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे माइनस 1/2 डेल्टा H। तो रिवर्स किया तो माइनस साइन, हमने किसी भी x फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो x का मल्टीप्लिकेशन 2 10 हाफ, जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या इतना क्लियर है? सिंपल सा लॉ है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir.
देखो, Hess law, it is again based on conservation. हम A से B पे गए, then B से C to E पे गए, C से E पे गए. We had all three steps. We get this reaction A plus C giving 2D plus E. B cancel, one of the C cancel, A plus C. यहाँ पे बचा 2D and E. Here, so तीन स्टेप पे हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं. मैं ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड फ्लोर पे गया हूँ. तो उसमें जो टोटल एनर्जी चेंज होगा स्टेप बाय स्टेप में, तीनों का एडिशन, मैं ग्राउंड से डायरेक्ट थर्ड फ्लोर पे चले जाऊँ, भी उतना ही एनर्जी चेंज होगा. तो डायरेक्ट जा रहे हैं हम A प्लस C से D और E पर, डेल्टा H4 विच इज द सम ऑफ ईच स्टेट. जैसे से हमने रिएक्शन को ऐड किया है उसी के अकॉर्डिंग ये फाइनल एंथैल्पी आ जाएगा. इज दैट ओके? क्या कोई कंफ्यूजन हेस लॉ में? हेस लॉ क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर. अच्छा, बाय चांस फोर्थ रिएक्शन हमें मिलता, लेट से फर्स्ट रिएक्शन माइनस 2 टाइम्स ऑफ सेकंड रिएक्शन प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ थर्ड रिएक्शन, हमें कुछ इस कॉम्बिनेशन से मिलता, तो हम डेल्टा H4 क्या लिखते हैं? इफ रिएक्शन 4 इज Delta द H कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, delta H1 minus 2 delta H2 plus half delta H. अब डेल्टा एच. ऐसा लिख देते हैं. जैसा हमने एड सब्सट्रैक्ट करें उसके अकॉर्डिंग डेल्टा H आ जाएगा. राइट? क्या क्लियर है Yes, sir. इतना? हाँ चलो, Yes, sir. एक्सरसाइज पेज नंबर 71, पेज नंबर 71. सी C1, C2, C8, अच्छा होमवर्क भी दिया था कुछ, बट वो शायद एलकेम सर ने डिस्कस किया है ना कुछ होमवर्क. सर पूरा डिस्कस नहीं हो पाया था. ठीक है, तो आज करने वाले थे कुछ ऐसा था. क्या सर? क्या मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूं इस वीक में, तो ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जो थोड़ा बचा है थर्मोकेमिस्ट्री. नेक्स्ट वीक हम होमवर्क डिस्कस कर पाएंगे, बुकलेट वगैरह. Yes, कब sir, ले फ्री हो लीजिए. तुम? आज है वेनसडे, कल थर्सडे हो गया. फ्राइडे को फर्स्ट लेक्चर फ्री है ना तुम्हारा? राइट? बट कंटिन्यूअस 4 लेक्चर हो जाएंगे तुम्हारे उस दिन पे. सर संडे को लीजिए. Yes, sir. Sunday. Yes, sir. ठीक है. C1, C2, C8, पेज नंबर 71.
साइमा, विधि, यश, बन रहा है क्वेश्चन? C1 हुआ है? Yes, sir. In the reaction CO2 plus H2 giving this, delta H is this. क्या हीट ऑफ रिएक्शन तो सारे ही होते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाला है ही नहीं। क्या कंबशन है? नहीं है। कंबशन इज द रिएक्शन विद O2। क्या फॉर्मेशन है? नो। फॉर्मेशन में तो एक मोल प्रोडक्ट का होना चाहिए, यहाँ पे तो दो प्रोडक्ट है। क्या सॉल्यूशन है? नहीं, पानी भी ऐड नहीं कर रहे हैं, तो इट इज जस्ट अ हीट ऑफ रिएक्शन। ना ये फॉर्मेशन है, ना कंबशन है, ना सॉल्यूशन है। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. C2 का आंसर किसी का आया है? Raise your hand if you get the answer for C2. C2 का आंसर किसी का? साइमा का आया है बस। वेट कर रहा हूं मैं, ट्राई करो। हमेशा थर्मोकेमिस्ट्री में रिएक्शन लिखना जरूरी है। रिएक्शन लिखोगे उसके बाद ही आगे समझ में आएगा कि क्या करना है हमें। सो ट्राई टू राइट रिएक्शन, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये हमें समझ में आना चाहिए। हमें एक रिएक्शन दे रखा है क्वेश्चन में, H2 delta H1 नॉट। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन ऑफ ब्रोमीन। कंडेंसेशन तो होता है गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना। सो ये हमें दे रखा है delta H2 नॉट। Now the information that we need to report, enthalpy of formation of HBr। तो HBr का फॉर्मेशन होगा HBr गैस, स्टैंडर्ड हाफ H2 गैस प्लस हाफ Br2 लिक्विड। डेल्टा H3 नॉट हमें रिपोर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ 1 एंड 2। सबसे पहले तो रिएक्शन लिखा है, कौन सा इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। Now, can you get third reaction with the combination of first and second reaction? Yes, sir. क्या कॉम्बिनेशन होगा? Delta H1 minus delta H2 divided by 2. चेक करो, 1 minus 2 करो, होल डिवाइडेड बाय 2 कर दो। Br2 गैस कैंसल, माइनस करना मतलब प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में ऐड करना, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ऐड करना। तो H2 प्लस Br2 लिक्विड गिविंग H2 HBr, और हाफ कर दिया सब में, तो हाफ हाफ 1 हो गया। Is that okay now? C2? Yes, sir. C8, C8 के लिए चाहो तो एक नोट लिख सकते हो, नोट फ्यूल with better calorific or large high calorific value is better one। जिस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है वो बेटर फ्यूल होता है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब इंथैल्पी ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय मोलार मास। पर यूनिट मास कितना एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, और ये मोड आएगा, इंथैल्पी ऑफ कंबशन नेगेटिव होता है।
आंसर आया क्या? यस सर, C2H2. C2H2. ठीक है, चलो होमवर्क बता देता हूं। थर्मोकेमिस्ट्री में से एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए, सेक्शन बी, हो सकता है पहले भी कुछ दिया हो, सेक्शन सी एंड सेक्शन एफ। एक लेक्चर का और बचा है सभी टॉपिक, पार्ट 1 एंड 2 बोथ, सेक्शन ए बी सी एफ। चलो एक्सरसाइज 2 फिर मैं उसके बाद देता हूं। मुझे एक सैटरडे को रिमाइंडर डालना, संडे की क्लास का टाइमिंग में अनाउंस कर दूंगा ताकि संडे को हम खत्म कर सकें और नेक्स्ट वीक फिर तुम्हारे पास काफी कुछ चीजें हो करने के लिए। क्लियर? I need to take attendance. Wait for a minute. Today is